मैं हूं अदील इम्तियाज़ और ये है मेरी वीडियो नंबर 208 जो कि है डार्क मैटर पर। बहुत से लोग मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस बनाने को कहते हैं। मैंने 208 वीडियोस बना चुका हूं और ये मुख्तलिफ़ वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल सकती हैं। तो अक्सर जिन वीडियोस के बारे में मुझे कहा जाता है कि ये बना दें वो पहले ही बन चुकी हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या उसको सर्च करें तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी। अब हम आते हैं डार्क मैटर की तरफ। डार्क मैटर क्या होता है? पहले हम ये देखते हैं कि मैटर क्या होता है। जो चीज़ आप देख सकते हैं दुनिया में वो मैटर से बनी होती है। हम दरख्त देखते हैं, हम सूरज देखते हैं और कई ऐसी चीज़ें जो हम देख नहीं सकते वो भी मैटर से बनती हैं क्योंकि उनका हमारे पास एविडेंस है। जिस तरह गैस है, एटमॉस्फेयर है, एयर है, वो हम देख नहीं सकते पर वो भी मैटर से बनी होती है। तो मैं ये डेफिनेशन मैटर की कर सकता हूँ कि मैटर एटम से मिलकर बना होता है। इसी तरीके से जो प्लैनेट्स हैं मुख्तलिफ वो भी मैटर का हिस्सा होते हैं, वो भी मैटर से बनते हैं। अगर हम अपनी यूनिवर्स को देखें तो आपको मुख्तलिफ किस्म की गैलेक्सीज नज़र आएंगी। ये सब गैलेक्सीज मैटर से बनी होती हैं जो हमें नज़र आती हैं, जिनकी रोशनी हम तक पहुंचती है। पर आपको जानकर यह बड़ी हैरानी होगी कि मैटर यूनिवर्स का सिर्फ 5% जो हिस्सा है उसको रिप्रेजेंट करता है, जिसको मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर से दिखाया है, जो कि एटम से मिलकर बनता है, जो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। 25% 25% डार्क मैटर है यूनिवर्स में और 70% डार्क एनर्जी है यूनिवर्स की। तो यूनिवर्स का एक बहुत छोटा हिस्सा जो हमें नजर आता है वो मैटर होता है। तो जब आप ये चीज पढ़ें बुक्स में कि हर चीज एटम से मिलकर बनी होती है तो ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, क्योंकि हमें इस 25% 25% डार्क मैटर के बारे में इल्म नहीं है कि ये किस चीज़ से बना है। इसी तरीके से हमें 70% डार्क एनर्जी जो कि हमारे यूनिवर्स को बनाती है उसके बारे में अभी पूरी मालूमात नहीं है। तो चलते हैं मैटर की तरफ। मैटर का मैंने आपको बता दिया कि ये मैटर एटम से मिलकर बनता है और हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इंसानों, जानवरों, चरिंद परिंद, पहाड़ों, यूनिवर्स में बाकी प्लैनेट्स, अर्थ, इसी तरीके से सन, सोलर सिस्टम, ये तमाम मैटर से मिलकर बनते हैं। पर डार्क मैटर होता क्या है? डार्क मैटर के बारे में अभी जो मैं आपको बता सकता हूँ वो ये कि ये एक ऐसा मैटर होता है जो कि हम देख नहीं सकते, जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिसके बारे में हमारी मालूमात बहुत नाकाफ़ी है। और ये हम इसको देख क्यों नहीं सकते? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि डार्क मैटर लाइट ना रेडिएट करता है और ना ही एब्जॉर्व करता है। ना ये रोशनी देता है और ना ही ये रोशनी को जज़ब करता है। इस वजह से हम डार्क मैटर को देख नहीं सकते। पर इसकी वजह एक और भी है। हमने मुख्तलिफ जगह पर आपको डार्क मैटर इस प्रेजेंटेशन में दिखाया है, उसका मैंने कलर चेंज किया है, पर आपको ये हकीकत जान लेनी चाहिए कि डार्क मैटर यूनिवर्स में हमें किसी तरीके से नज़र नहीं आता। डार्क मैटर सिर्फ लाइट के साथ ही इंटरेक्ट नहीं करता, बल्कि ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ना जनरेट करता है और ना ही अब्जॉर्ब करता है। चाहे वो रेडियो वेव्स हों, माइक्रोवेव्स हों, इंफ्रारेड हो, अल्ट्रावायलेट हो, एक्सरेज हो, गैमा रेज हों, तो ना हमें इससे कोई रेज आती हुई नज़र आती हैं, महसूस होती हैं या एक्सपेरिमेंटली हम उसको प्रूव कर सकते हैं, और ना ही ये कोई ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। इसीलिए इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। तो इसका पता कैसे लगाया गया? मैं आपको लेके चलता हूँ 1920 में। उस वक्त तक साइंसदान ये समझते थे कि तमाम यूनिवर्स सिर्फ एक गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं, और इससे बाहर साइंसदानों ने ना तो कोई और गैलेक्सी देखी थी और ना ही उनको ऐसी टेलीस्कोप्स अवेलेबल थी जिनसे वो बाहर देख सकें। तो इंसान ये समझता था कि ये हमारी गैलेक्सी ही हमारी यूनिवर्स है। पर उसके बाद एक बहुत अजीम एस्ट्रोनॉमर आए जिनका नाम था हबल। हबल ने बहुत जदीद किस्म की टेलीस्कोप्स बनाना शुरू कर दी। उनकी आज भी एक टेलीस्कोप ज़मीन के इर्द गिर्द मुसलसल स्पेस में घूम रही है और यूनिवर्स की तस्वीरें ले रही हैं। तो जैसे ही हबल ने बहुत अच्छी और दूर तक देखने वाली टेलीस्कोप्स बनाई तो हमें पता चला कि हमारी यूनिवर्स तो बहुत बड़ी है और गैलेक्सी तो उसका बहुत ही छोटा हिस्सा है। अगर हम यूनिवर्स के एक हिस्से को फोकस करें तो हमें 10 बिलियन 10 बिलियन गैलेक्सीज नज़र आती हैं,
और हर गैलेक्सी में 10 बिलियन स्टार्स होते हैं। तो यूनिवर्स बहुत बड़ी थी और लोगों ने यूनिवर्स की मुख्तलिफ गैलेक्सीज पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, उन पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। जब वो गैलेक्सीज को देख रहे थे तो उनको कुछ अजीबो गरीब चीज़ें नज़र आईं। मैंने यहाँ पर एक गैलेक्सी दिखाई है जो कि मूव कर रही है। गैलेक्सी का जो सेंटर होता है इसको गैलेक्टिक सेंटर कहते हैं। गैलेक्टिक सेंटर स्टेशनरी होता है और उसके गिर्द तमाम सन जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं। ये मुख्तलिफ सन हैं, जो रोशनी आपको नज़र आ रही हैं ये सूरज हैं और इनके साथ इनके सिस्टम्स हैं। तो ये तमाम सूरज जो हैं ये इस गैलेक्टिक सेंटर, ये बीच वाली जगह के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और हम ये समझते थे कि ये सन जो हैं वो ग्रेविटी की वजह से घूम रहे हैं। तो हमने क्या किया, इंसान ने जैसे ही ये चीज़ देखी उन्होंने फ़ौरन ग्रेविटी की इक्वेशंस जो हैं जो हमें न्यूटन ने दी थी उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब हम एक सूरज की मिसाल लेते हैं। ये मैंने आपको सूरज की एक ट्रेजेक्टरी दिखाई है। सूरज जो है वो गैलेक्टिक सेंटर के गिर्द घूम रहा है। अगर ग्रेविटी ज़्यादा सूरज पर एक्ट करेगी तो सूरज ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। तो मोशन जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगर गैलेक्सी बहुत बड़ी होगी, उसका मैस बहुत ज़्यादा होगा, तो उसका मोशन बहुत ज़्यादा होगा। ये बहुत अहम बात है कि अगर गैलेक्सी का मोशन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसका मैस भी ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि फिर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी और सूरज जो है वो गैलेक्टिक सेंटर के इर्द गिर्द तेज़ी से मूव करेंगे, घूमेंगे, ऑर्बिट करेंगे। पर जब साइंसदानों ने गैलेक्सीज को टेलीस्कोप के ज़रिए देखा तो उनकी ऑब्जर्वेशन डिफरेंट थी। मसलन मैं आपको एक गैलेक्सी के पास लेके जाता हूँ जिसे हम कॉमा क्लस्टर गैलेक्सीज कहते हैं। ये सीरीज ऑफ गैलेक्सीज हैं। जब साइंसदानों ने इसका मोशन देखा तो ये बहुत तेज़ी से मूव कर रही थी और उस पर जब इक्वेशंस लगाकर, इस इक्वेशंस को यूज़ करते हुए साइंसदानों ने इसका मैस निकाला तो इसका मैस तो बहुत कम था। अब इसका मोशन और इसका मैस इक्वेशंस को, न्यूटन की इक्वेशंस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, क्योंकि जितने मोशन के साथ ये मूव कर रही थी अगर उसके करस्पॉन्डिंग इसका मैस निकाला जाए तो वो इसके ओरिजिनल मैस से 160 टाइम्स कम था। इसका मैस 160 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए था जितनी तेज़ी से ये मूव कर रही थी। तो वो मैस कहाँ पर था? इस गैलेक्सी में बज़ाहिर जो मैस हमें नज़र आ रहा था, जो कि चमक रहा था, इल्यूमिनेट कर रहा था, वो मैस तो उतना नहीं था। तो वो मैस इस गैलेक्सी में कहाँ पर मौजूद था जो हमें नज़र नहीं आ रहा था? इस चीज़ ने साइंसदानों को बहुत परेशान किया, क्योंकि उससे हमें ये लगा कि शायद हमारी बेसिक इक्वेशंस जो हैं वो स्पेस में कामयाब नहीं है, या हमारी बेसिक इक्वेशन जो है उनमें कोई गलती है, जो कि बहुत सिंपल इक्वेशंस थी। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो यूनिवर्स है उसमें मुख्तलिफ सोलर सिस्टम है। हम अपने सोलर सिस्टम को लेते हैं। इसमें आप देखें कि सूरज के गिर्द जो प्लैनेट्स हैं वो तेज़ी से मूव करते हैं क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा ग्रेविटी होती है। और जो दूर प्लैनेट है जिस तरह प्लूटो है ये स्लो मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इस पर ग्रेविटी कम असर कर रही है। तो अब आपने ये देखा कि जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे तो चीज़ें तेज़ी से मूव करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती जाएंगी। और ये चीज़ें हमें पता भी है कि वीनस और मरकरी ये बहुत तेज़ी से सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं और प्लूटो जो है वो स्लो सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है। अब हम इसी चीज़ को गैलेक्सीज पर लेके जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास गैलेक्टिक सेंटर है। यहाँ पर ग्रेविटी तो बहुत ज़्यादा है पर यहाँ पर मोशन नहीं है। ये गैलेक्टिक सेंटर जो है ये स्टेशनरी होता है। पर जैसे ही मैं इससे रेडियस पे जाऊँगा, मैं कुछ फासले पे जाऊँगा, तो यहाँ पर मोशन जो है सन का वो बहुत ज़्यादा तेज़ होगा। और जब मैं बिल्कुल एंड पे जाऊँगा तो क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी कम है तो यहाँ पर जो सन होंगे उनका मोशन बहुत स्लो होना चाहिए। ये न्यूटन की बेसिक इक्वेशंस कहती थी। तो जब हमने ये चीज़ें कैलकुलेट की तो हमें पता चला कि अगर मैं ग्राफ बनाऊँ जिसमें रोटेशनल वेलोसिटी, यहाँ पर रोटेशनल वेलोसिटी है और ये है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, या मैं इसको रेडियस भी कह सकता हूँ। तो सेंटर जहाँ पे गैलेक्टिक सेंटर है वहाँ पर तो रोटेशन हो नहीं रही, यहाँ पर तो ये स्टेशनरी है गैलेक्टिक सेंटर। पर जो ही हम इससे थोड़े से फासले पर जाएंगे तो एकदम जो सूरज हैं वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगे। यहाँ पर जो सूरज होंगे वो तेज़ मूव कर रहे होंगे, उनकी रोटेशनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब हम जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे तो ग्रेविटी कम होगी, और जब ग्रेविटी कम होगी तो यहाँ पर जो सूरज होंगे उनकी रफ्तार कम होती जाएगी। और इसी तरीके से जो सूरज बहुत ज़्यादा दूर होंगे वो इस गैलेक्टिक सेंटर के गिर्द बहुत कम रफ्तार के साथ घूमेंगे, उनकी जो रोटेशनल वेलोसिटी होगी वो कम होगी।
तो ये वो कैलकुलेशंस थी जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जो कि मैंने रेड कलर में शो की। पर साइंसदानों ने जब हबल टेलीस्कोप के ज़रिए एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ली तो वो हैरान हो गए, क्योंकि तमाम की तमाम गैलेक्सी जो थी उसके तमाम सन जो हैं वो तकरीबन एक ही रफ्तार के साथ रोटेशन कर रहे थे गैलेक्टिक सेंटर का, और जो एक्चुअल उन्होंने मेजर किया वो आपको ये वाइट कलर है। अब ये आप देखें कि ये सारी जो रोटेशनल वेलोसिटी है तकरीबन यहाँ पर कांस्टेंट है। हम जितना भी दूर इस सेंटर से चले जाएं, स्टार्स जो हैं उनकी मोशन में, उनकी रोटेशनल वेलोसिटी में कमी नहीं आ रही, वो उतनी तेज़ी से घूम रही हैं। गैलेक्सीज को ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कोई एबनॉर्मलिटी है। अब साइंसदानों को ये समझ नहीं आ रहा था कि एबनॉर्मलिटी कैसे है, क्योंकि इस चीज़ से तो ये लगता था कि अगर सारे सूरज एक ही रफ्तार से गैलेक्टिक सेंटर के गिर्द घूम रहे हैं तो ये गैलेक्सी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, ये डिसइंटीग्रेट हो जानी चाहिए। इसके एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि अगर आपके पास एक बहुत बड़ा रोड्स का नेटवर्क है और उस पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, और आप अगर उसको गौर से देखें सेटेलाइट पे बैठकर, आपको लगे कि वो तमाम गाड़ियाँ एक ही स्पीड से जा रही हैं। अब आप काफ़ी देर बैठ के देख रहे हैं सेटेलाइट से जो कि स्पेस में है, और आप एक कैमरे से जूम करके देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये तमाम गाड़ियाँ एक ही स्पीड से जा रही हैं, कोई गाड़ी तेज़ नहीं हो रही, कोई गाड़ी स्लो नहीं हो रही, तो आपको लगेगा कि शायद मेरी मेजरमेंट में कोई फ़र्क आ गया है। यही चीज़ साइंसदानों ने महसूस की और उनको एहसास हुआ कि कहीं कोई हिडन मैटर है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये गैलेक्सीज जो हैं ये ग्रेविटी के अंडर इनका मोशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर पाता इक्वेशन को, क्योंकि इनका मैटर कम है और इनकी वेलोसिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और हम जो इनके गैलेक्टिक सेंटर से दूर जाते हैं, फिर भी जो सन दूर हैं इस सेंटर से, उनकी वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी भी उतनी है जितनी कि उसके बिल्कुल पास सन के है, जो कि साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज ये सारी गैलेक्सीज जो हैं ये डिसइंटीग्रेट हो जाएं। तो अब ये डिसइंटीग्रेट नहीं हो रही, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हिडन मैस, हिडन मैटर जो है वो इनमें मौजूद है। पर वो हिडन मैटर है क्या? एक साइंसदान ने बहुत अच्छा इसके बारे में ऑब्जर्वेशन दी और उन्होंने कहा कि अगर एक लड़की एक बकेट को जोर जोर से घुमा रही है और हमें ये लड़की नज़र नहीं आ रही, हमें ये जो लड़की जो बकेट घुमा रही है ये नज़र नहीं आ रही, पर हमें बकेट नज़र आ रही है जो 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 इस रेडियस पे, इस हाइट पर घूम रही है। और अगर मुझे ये कहा जाए कि ये बकेट ये बच्चा घुमा रहा है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम फ़ौरन कहेंगे कि ये बच्चा नहीं घुमा सकता है, क्योंकि इसकी इतनी हाइट नहीं है और इसमें इतनी पावर नहीं है कि ये बकेट को इतनी तेज़ी से और इतने रेडियस में घुमा सके। ज़रूर इसकी हाइट हमें बढ़ानी होगी और इसमें पावर ज़्यादा होनी चाहिए, तो हम फ़ौरन अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से गैलेक्सीज़ के बारे में भी हम बता सकते हैं कि वहाँ पर कोई हिडन मैटर है जो हमें नज़र नहीं आ रहा, उसी की वजह से गैलेक्सीज जो हैं वो इतनी तेज़ी से मूव कर रही हैं। पर वो हिडन मैटर है क्या? साइंसदानों को एक चीज़ तो पता है और वो ये कि वो हिडन मैटर जो है वो लाइट को डिफ्लेक्ट करता है, ना वो एमिट करता है ना वो रेडिएट करता है, वो डिफ्लेक्ट करता है। लाइट अगर उसमें से गुजरती है तो वो कर्वी पाथ लेके गुजरती है। इस बिना पर साइंसदानों ने मुख्तलिफ गैलेक्सीज को देखा, हर जगह पर उनको यही ऑब्जर्वेशन नजर आई कि जैसे जैसे वो गैलेक्सी के सेंटर से दूर होते हैं सूरज की रफ्तार में कमी नहीं आती जो कि उसके सेंटर के गिर्द घूम रहे हैं। तो उन्होंने वहाँ पर लाइट की डिफ्लेक्शन से देखना शुरू कर दिया कि वहाँ पर कितना डार्क मैटर मौजूद है। ये है वो डार्क मैटर जो हर गैलेक्सी में मौजूद है। साइंसदान ये कहते हैं ये हमें नज़र नहीं आता, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाए अभी तक, हमें इसके बारे में बहुत कम मालूम है, पर ये ज़रूर मौजूद है और ये 10 से 5 गुना ज़्यादा एक्चुअल मैटर से हमारी यूनिवर्स में मौजूद है। गैलेक्सी को देखें और उसके आगे आप देखें तो ये हमने पिंक कलर में डार्क मैटर को शो किया। एक्चुअल ये हमें नज़र नहीं आएगा, पर इस जगह के लिए हमने यहाँ पर इसको शो किया। तो जब हम इसके पीछे से, ज़मीन इस तरफ है, जब मैं देखता हूँ तो मुझे गैलेक्सी ऐसे नज़र आती है। मुझे गैलेक्सी का एक्चुअल इमेज नज़र नहीं आता, बल्कि उसका एक ब्लर इमेज जो है वो नज़र आता है, जिसमें मुझे लगता है कि सारे सूरज एक रफ्तार से मूव कर रहे हैं। अब हम एक और प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक गैलेक्सी है जिसको मैं ऑब्जर्व करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर बैठा हूँ अर्थ पे, यहाँ पे मैंने एक टेलीस्कोप लगाई हुई है और मैं इस गैलेक्सी को ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। बीच में एक गैलेक्सीज का बहुत बड़ा क्लस्टर है, मुख्तलिफ गैलेक्सीज हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क मैटर है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा डार्क मैटर है।
तो जब मैं इस गैलेक्सी को ऑब्जर्व करूंगा, अब डार्क मैटर क्या करता है, वो लाइट को बेंड करता है। तो जब लाइट यहाँ से इस पर आएगी तो वो बेंड होगी और मुझे यहाँ पर लगेगा कि यहाँ पर दो गैलेक्सीज हैं। क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो बेंड होके यहाँ पर आ रही है और एक दूसरी लाइट बीम बेंड होके मेरे पास आ रही है। तो मुझे ये लगेगा कि वहाँ पर दो गैलेक्सीज हैं, पर एक्चुअल कैलकुलेशन में एक गैलेक्सी आएगी। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर दिखाया, आपको ये लगेगा कि येलो कलर की जो लाइट आ रही है ये दो बिल्कुल करीब करीब गैलेक्सीज हैं, पर ये एक गैलेक्सी है और इसकी जगह भी डिफरेंट है, सिर्फ बीच में डार्क मैटर है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से हमारी इस मेजरमेंट में एरर है। इसको मैं एक और तरीके से भी आपको बताता हूँ। ये एक मेरे पास स्टार है, ये स्टार जो है इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ अर्थ से। बीच में एक गैलेक्सी है जिसमें बहुत ज़्यादा डार्क मैटर, ठीक है जी, ये डार्क मैटर का कोई भी सोर्स है। तो अब क्या होगा कि जब लाइट यहाँ से जाएगी तो लाइट डिफ्लेक्ट होगी और मुझे ऐसे लगेगा, जब मैं यहाँ पर लाइट को देखूंगा तो मैं स्ट्रेट लाइन में देखूंगा। मैं तो नहीं ये समझूंगा कि लाइट डिफ्लेक्ट होके आ रही है, तो मैं ये समझूंगा कि ये जो स्टार है वो यहाँ पर है, मुझे ये स्टार का इमेज जो है वो यहाँ पर नज़र आएगा। और इसी तरीके से एक और रे का स्टार का जो इमेज है वो यहाँ पर नज़र आएगा। तो मुझे इस गैलेक्सी की या इस स्टार की मल्टीपल इमेजेस नज़र आएंगे, जिस तरह आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मल्टीपल इमेजेस। एक्चुअल में ये एक जगह पर है, तो ना मैं उसकी एक्चुअल लोकेशन को देख सकता हूँ, मेजर कर सकता हूँ, और ना ही मैं उसकी ओरिजिनल कॉपी को देख सकता हूँ, क्योंकि मुझे उसके फॉल्स इमेज जो है वो नज़र आएंगे। तो डार्क मैटर क्या करता है, डार्क मैटर लाइट को बेंड कर देता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ग्रेविटेशनल लेंसिंग होती है। तो लोगों ने सोचा कि अच्छा ठीक है, फिर डार्क मैटर बनता किससे है, अब हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल था शायद ब्लैक होल्स डार्क मैटर को बनाते हैं, पर ब्लैक होल्स लाइट एमिट नहीं करते और डार्क मैटर भी लाइट एमिट नहीं करता, तो ये उसके साथ इसकी एक रिजेम्बलेंस थी। इसी तरीके से ब्लैक होल्स जो हैं वो मैटर को अट्रैक्ट करते हैं, पर ब्लैक होल्स मैटर को बहुत विशियसली अट्रैक्ट करते हैं। यानी अगर आप ब्लैक होल के करीब करीब भी कोई मैटर को लेके जाएं तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा मौजूद है और वो गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, वो स्टार्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा, वो अपनी जगह पर मौजूद है, हमें नज़र नहीं आता। और हम ब्लैक होल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, जबकि डार्क मैटर को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ब्लैक होल्स जो हैं वो डार्क मैटर नहीं हो सकते। इसी तरीके से और कुछ चीज़ें थी, जिस तरह ब्राउन ड्वार्फ। ब्राउन ड्वार्फ जो है वो हमारे पास ऐसे सन हैं जो कि पूरे सन नहीं बन सके, बल्कि वो ठंडे रहे और वो बर्फ़ बन गए। तो ऐसे सन जो जिनमें कंबस्शन नहीं होती, जो ठंडे हो चुके हैं, उनको हम ब्राउन ड्वार्फ्स जो हैं वो कहते हैं। इसी तरीके से सन जब हमारा, जैसे सोलर सिस्टम का सन है, अगर ये इसके पास हाइड्रोजन और हीलियम ख़त्म हो जाए, इसके पास फ्यूल ख़त्म हो जाए, तो ये वाइट ड्वार्फ बन जाएगा, यानी इसके पास कोई फ्यूल नहीं रहा, तो ये बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो क्या ये डार्क मैटर बना सकते हैं? इस पर लोगों ने रिसर्च की और फिर उन्होंने बताया कि ये नहीं बना सकते। उसकी वजह ये है कि ये बहुत कम होंगे यूनिवर्स में, जबकि डार्क मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से कुछ लोगों ने मैचर्स और वेम्स की बात की, तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की हेवनली बॉडीज़, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, उनके बारे में गैस करने की कोशिश की कि क्या ये डार्क मैटर बना सकते हैं अपने लाइफ साइकिल के किसी भी फेज़ पर अभी तक ऐसे लगता है कि ये डार्क मैटर नहीं बना सकते। कुछ लोगों का ख्याल था कि शायद मैटर और एंटी मैटर एग्जिस्ट तो करते थे जब बिग बैंग हुआ, तो एंटी मैटर जो है वो डार्क मैटर है। एंटी मैटर की एक प्रॉपर्टी है, वो जब भी एग्जिस्ट करेगा वो मैटर के साथ रिएक्ट करेगा, एनिहिलेट करेगा। जब हमारी यूनिवर्स शुरू में बनी थी तो मैटर और एंटी मैटर मौजूद थे, और मैटर और एंटी मैटर इकट्ठे हुए, एनिहिलेट हुए और उन्होंने गैमा रेज प्रोड्यूस की। मैटर क्योंकि ज़्यादा था और एंटी मैटर कम था, तो इसलिए मैटर ये जंग जीत गया, और जो मैटर बाकी बचा उसने हमारी विजिबल यूनिवर्स बनाई। तो अगर डार्क मैटर एंटी मैटर होता तो वो ज़रूर यूनिवर्स, सोलर सिस्टम्स के साथ रिएक्ट करता और बहुत ज़्यादा गैमा रेज मिलती। तो एंटी मैटर जो है वो डार्क मैटर नहीं हो सकता। फिर न्यूट्रिनो के बारे में लोगों का ख्याल था। न्यूट्रिनो जो है वो एक पार्टिकल है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़मीन की तरफ सूरज से आते रहते हैं। ये मिलियंस ऑफ मिलियंस जो हैं वो सूरज से हमारी ज़मीन की तरफ आते हैं और हमारे बीच में से और हमारी ज़मीन के बीच में से गुजरते रहते हैं। जब भी कोई रेडियो एक्टिव एटम डिके करता है, मतलब मैं कार्बन 14 की बात करता हूँ,
तो जब ये डिके करेगा, बीटा डिके करेगा, तो ये नाइट्रोजन 14 में बनेगा और उसके साथ साथ ये एक न्यूट्रिनो देगा। और ये न्यूट्रिनो जो ये देगा उसके साथ बहुत सारी एनर्जी भी जाती है, एनर्जी भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में, बीटा डिके में। इसको हम बीटा डिके कहते हैं और रेडियो एक्टिविटी में हम ये पढ़ चुके हैं। न्यूट्रिनो को हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेटर्स होते हैं जिसमें हम न्यूट्रिनो को क्रिएट कर सकते हैं, जबकि डार्क मैटर को हम अभी तक क्रिएट नहीं कर सके। इसीलिए लोगों का ख्याल है कि न्यूट्रिनो जो है वो डार्क मैटर को नहीं बनाते। इनकी एक ये भी प्रॉपर्टी है कि ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं। न्यूट्रिनो जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करते हैं, जबकि डार्क मैटर अपनी जगह पर स्टेबल रहता है। फिर लोगों का ख्याल हुआ कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे हम एक्सियॉन्स कहते हैं, ये डार्क मैटर को बनाते होंगे। एक्सियॉन ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि डार्क मैटर को बनाते हैं, पर एक्सियॉन्स जो हैं वो बहुत लाइट होते हैं और ये बिग बैंग के वक्त क्रिएट हुए थे और हमारी यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा है। ये भी हमारी ज़मीन से हर वक्त गुजरते रहते हैं, जिस तरह डार्क मैटर हमारी ज़मीन से हर वक्त गुजरता रहता है। हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, पर हमें पता है कि वो हमारी ज़मीन से गुजरता रहता है। और एक्सियॉन्स की एक प्रॉपर्टी है कि ये प्रोटॉन्स में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जबकि डार्क मैटर किसी चीज़ में चेंज नहीं होता, वो वहीं पर मौजूद होता है। तो एक्सियॉन्स जो हैं वो भी डार्क मैटर के कैंडिडेट नहीं हो सकते। तो फिर डार्क मैटर किन पार्टिकल से मिलकर बनता है, उन पार्टिकल्स की क्या खसूसियत होंगी, क्या प्रॉपर्टीज होंगी? पहली प्रॉपर्टी तो ये होगी कि वो लाइट को ना तो एमिट करेंगे और ना ही रेडिएट करेंगे। दूसरी जो बड़ी अहम प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो मैस जो है, मैटर जो है, उसको अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेविटी होती है, तो मैटर की अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़रूरी है। वो डिटेक्टेबल नहीं है हमारे पास, और डार्क मैटर स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं करता। आज तक हमें जितनी रिसर्च मालूम है उसमें डार्क मैटर अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर रहा होता है तो वो किसी एक गैलेक्सी में मौजूद ना होता है, जबकि हर गैलेक्सी में कुछ ना कुछ डार्क मैटर जो है वो मौजूद है विजिबल मैटर के साथ। तो वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव नहीं करता और वो ज़मीन से हर वक्त गुजरता रहता है। अगर मैं आपको ये ब्लू अज्यूम करूँ कि ये जो ब्लू पार्टिकल्स हैं ये डार्क मैटर के पार्टिकल्स हैं, तो ये ज़मीन में से गुजर रहे हैं, ये हमारे अंदर से भी गुजर रहे हैं, ये हमारे घरों के अंदर से भी गुजर रहे हैं, पर ये हमारी बॉडी के साथ, ये मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, हम पर इनका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। कुछ साइंसदानों ने बाद में फिर सोचा कि हम एक थ्योरेटिकल पार्टिकल जो है जिसको विम्प कहा जाता है, ये डार्क मैटर का बनाने का कैंडिडेट है, यानी ये डार्क मैटर का पार्टिकल हो सकता है। इसको हम वीकली इंटरेक्टिंग मैसिव पार्टिकल कहते हैं, क्योंकि इसका मैस बहुत ज़्यादा होता है। इसका मैस जो है वो प्रोटॉन से 10,000 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ज़्यादा मैसिव पार्टिकल होता है कि ये है तो सब एटॉमिक पार्टिकल, पर इसका मैस जो है वो बहुत बड़ा होता है। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट करती है। और डार्क मैटर की एक प्रॉपर्टी ये है कि उसमें ग्रेविटी है, वो ग्रेविटी चीज़ों को अपनी तरफ खींच के रखता है। तो विम्प जो है इस पर अब बहुत रिसर्च हो रही है कि क्या एक्चुअली यही डार्क मैटर के बेसिक पार्टिकल्स हैं। हम किस किस्म के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं डार्क पार्टिकल को डिटेक्ट करने के लिए? इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ फर्मी लैब्स की एक रिसर्च फैसिलिटी जो कि सूडान में मौजूद है। ये रिसर्च फैसिलिटी जो है ये ज़मीन के 1 किलोमीटर अंडर है और किसी ज़माने में यहाँ से लोहा निकाला जाता था, पर अब इसको डार्क मैटर की डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इसके लिए साइंसदान जो हैं वो एक क्रिस्टल चिप बनाते हैं जो कि जर्मेनियम से बनी होती है। जर्मेनियम किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमने देखना है कि कोई पार्टिकल जो है वो इनको पेनिट्रेट कैसे कर सकता है। तो हमने जर्मेनियम का इंतखाब किया। जर्मेनियम को बहुत सारे जर्मेनियम्स का हमने क्रिस्टल बनाया और क्रिस्टल बना के उनके ऊपर ये जो सरफेस है ना, ये पूरी जर्मेनियम की प्लेट है और इसके ऊपर हमने टेम्परेचर सेंसर्स लगाए, क्योंकि अगर कोई डार्क पार्टिकल आके न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से पता लग जाएगा कि यहाँ से कोई डार्क पार्टिकल गुजरा है। तो आप देखें कि यहाँ पर बहुत सारी जर्मेनियम के सेल्स जो है, सेंसर जो हैं वो बनाए गए हैं और इनको हम ज़मीन के बहुत नीचे ले जाकर रखते हैं और डिटेक्ट करते हैं कि डार्क पार्टिकल जो है वो इनसे इंटरेक्ट करें। इस एक्यूरेसी को बेहतर करने के लिए हम इनको बहुत कम टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, इनको हम एब्सोल्यूट ज़ीरो पर लेके जाते हैं।
उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट है वो कम हो जाती है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत क्लोज आ जाते हैं। अब अगर कोई छोटा पार्टिकल भी इनमें से गुजरने की कोशिश करेगा तो वो किसी ना किसी चीज़ को टकराएगा, वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा और जैसे वो न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। हम उस स्पॉट को डिटेक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये पार्टिकल किस नौइयत का था। हमें ये पता है कि दुनिया में बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो हर वक्त मूव कर रहे होते हैं, तो साइंसदानों को ये ख्याल रखना है कि जो पार्टिकल भी जर्मेनियम के एटम के साथ इंटरेक्ट करे वो डार्क पार्टिकल होना चाहिए, वो कोई ऐसा पार्टिकल नहीं होना चाहिए जो हम ऑलरेडी हमें मालूम है। तो उसके लिए साइंसदानों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का प्रोग्राम लिखा है, कंप्यूटर की सिमुलेशंस बनाई हैं जिसमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये जो पार्टिकल इंटरेक्ट करके गया है जर्मेनियम के एटम के साथ, क्या ये ऐसा पार्टिकल है जिसको हम जानते हैं या ये ऐसा पार्टिकल है जिसको हम पहले से नहीं जानते, क्योंकि हमारी एनवायरनमेंट में तो बहुत सारी नॉइज़ है, बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अभी तक इस एक्सपेरिमेंट में हमें कामयाबी नहीं हुई। इस एक्सपेरिमेंट में सेंसर्स जो है उनको मज़ीद इम्प्रूव किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, पर बहुत सारा सिमुलेशंस करने के बावजूद भी हम डार्क मैटर के पार्टिकल को, जो बेसिक पार्टिकल है जो डार्क मैटर को बनाता है, उसको डिटेक्ट नहीं कर सके। इसके अलावा कुछ और एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम कर रहे हैं। हम पार्टिकल एक्सेलरेटर में डार्क मैटर को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ऐसे पार्टिकल्स को जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि डार्क मैटर के बेसिक यूनिट हों। जिस तरह के मैटर के बेसिक यूनिट एटम है, इसी तरह डार्क मैटर के बेसिक यूनिट क्या है हमें मालूम नहीं है, तो हम उनको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम हबल टेलीस्कोप और दूसरी टेलीस्कोप के साथ पूरी यूनिवर्स का सिग्नेचर जो है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। वहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट की सूरत में आ रहे हैं, उसको भी हम बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं ताकि हमें पता चल सके, हमें कोई क्लू मिल सके कि डार्क मैटर एक्चुअली बना किसका है। तो डार्क मैटर का होना एक थ्योरी है, उसके पार्टिकल्स एक थ्योरी हैं, पर हम इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और चंद सालों में उम्मीद है कि कोई ऐसा ब्रेक थ्रू होगा जिसमें हमें पता चल जाएगा कि यूनिवर्स का 25% मैटर जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है।